हेलो। हेलो। आवाज आ रही है गाइस? हेलो। यस सर, आ रही है। थैंक यू दिव्या। उमंग आपको आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक है यार, ये एक दो मिनट और दे दो, नहीं तो बच्चे और ज्वाइन कर लें। सफीक, आवाज आ रही है क्या? हेलो। आ रही है भाई, आ रही है। आ रही है? एक बार हाँ, विशाल को कर लेना कॉल। ठीक है। गाइस तब तक मैं स्टार्ट कर दे, लाइक लेट मी गिव यू इंट्रोडक्शन फर्स्ट, देन विल स्टार्ट पाइथन। सो मैं थोड़ा सा बताता हूँ अपने बारे में। एक बार बताना कि स्क्रीन विजिबल है क्या? जस्ट गिव मी अ मिनट। मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। सो नाउ लेट्स सी, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। जैसे कि आपको सबको पता है, मेरा नाम आत्मा कुमार राय है। ठीक है, मैंने बीटेक किया है। मैंने बीटेक किया है, ये आ रहा है। ठीक है, बीटेक किया है जेपी नोएडा से। ठीक है, 16 का पास आउट हूँ। सो कॉलेज से मेरी जॉब लगी थी एरिक्सन में। सो यहाँ मैंने ऑलमोस्ट काम किया था 3 ईयर के आसपास, थोड़ा कम था उससे। इसमें मेरा जो 1 ईयर है वो तो टेलीकॉम से रिलेटेड जॉब है। मतलब एक्चुअली एरिक्सन टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाते हैं, तो यहाँ पर मैं एक्चुअली रैन इंजीनियर था, रेडियो एक्सेस नेटवर्क इंजीनियर। इस पे काम किया था 1 ईयर। उसके बाद में बाकी के जो ऑलमोस्ट 2 ईयर है वो पाइथन पे काम था मेरा। इसमें डेटा साइंस भी था थोड़ा सा, और थोड़ा सा एआई था। इसके बाद एरिक्सन के बाद बैच चला गया। यहाँ बहुत ही कम समय था, ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ था। और यहाँ पे जो प्रोफाइल थी वो बिजनेस एनालिस्ट की प्रोफाइल थी। ठीक है, इसके बाद मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी नोएडा में, सेटपा करके। यहाँ पे मैं एक्चुअली हेड ट्रेनर था एआई का, और एमएल भी देखता था, बट हेड था, मतलब मेरे अंडर में 3 4 ट्रेनर भी थे। उसके बाद मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी डेटा फाउंड्री करके, बैंगलोर में। यहाँ पे मैं एमएल इंजीनियर था, मशीन लर्निंग इंजीनियर। यहाँ पे मैं काम करता था टेक्स्ट डेटा पे। उसके बाद फिर मैंने अभी जो यहाँ पर रिसेंटली हूँ, इसका नाम है यम, YUM यम। यहाँ मैं सीनियर डेटा साइंटिस्ट हूँ। और ठीक है, सीनियर डेटा साइंटिस्ट हूँ। यम जो है बेसिकली वो एक कंपनी है जो पिज्जा हट, KFC, टैको बेल जो है उनकी पेरेंट कंपनी है, राइट। तो मैं उन्हीं से मैं अभी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ KFC सिंगापुर का। ठीक है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया का। KFC सिंगापुर कंप्लीट हो गया, स्टार्ट किया अब KFC ऑस्ट्रेलिया, लास्ट वीक स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये सब है, राइट। तो ये सब मेरे बारे में रहा। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट पाइथन। देखो, पाइथन तो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जैसे कि आपके पास सी है, या C++, जावा, like we have a different programming language, na? C++, Java, Scala, lots of language. So Python is just one of them. Okay, Python is not any, like other language. It's just one of them. But why we are then reading Python? Why we don't reading C++, Java, or any language? See, our focus is going into data industry, right? So if you want to go into data industry, definitely you need Python.
or maybe R, or maybe Scala. But see, 95% पाइथन कंट्रीब्यूशन है। 1 से 2% आर मिलेगा और 1-2% स्काला मिलेगा। सो दैट्स व्हाई वी रीडिंग पाइथन, बिकॉज प्रोबेबिलिटी पाइथन की ही कि यू विल गेट अ जॉब इन पाइथन ओनली। ओके, थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी है 1-2% की यू विल फाइंड आर, और 1-2% है स्काला है। बट जहां आर रहेगा डेफिनेटली वहां पाइथन रहेगा, जहां स्काला रहेगा वहां भी पाइथन रहेगा। सो इंडिपेंडेंट आर और इंडिपेंडेंट स्काला नहीं रहेगा, पाइथन ज्यादा रहेगा, राइट। तो ये होगी प्रोग्रामिंग, दैट्स व्हाई वी आर मोस्टली फोकस ऑन पाइथन। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ जा रहे होते हैं, definitely you have different option. Maybe you can go for C++, Java. Again, Python is here also, but in data industry, dominant is Python only. ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जावा का डोमिनेंट है, बट स्टिल पाइथन भी काफी पेनिट्रेट कर गया वहां भी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जावा है अभी भी वहां पे। ठीक है, पाइथन कर रहा है, मे बी नेक्स्ट 10 ईयर में पता नहीं क्या होगा, बट अभी डेटा इंडस्ट्री में तो मोस्टली पाइथन है, 99% पाइथन है बेसिकली। ठीक है, दैट्स व्हाई वी रीडिंग पाइथन, बिकॉज वी वांट टू गो इनटू डेटा इंडस्ट्री। सो डेटा इंडस्ट्री में प्रोफाइल्स क्या है, जॉब्स की काफी सारी प्रोफाइल्स हैं, वेरिएशन बहुत है। जैसे कि समटाइम्स यू कैन स्टार्ट वर्किंग एज डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट, ठीक है, ये बहुत ही आप ऐसे बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग टाइप की जॉब है, बट इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि आप डेटा साइंटिस्ट या एमएल इंजीनियर से स्टार्ट नहीं कर सकते, आप किसी चीज से स्टार्ट कर सकते, बट डेटा एनालिस्ट जनरली जो होता है वो एक नॉन प्रोग्रामिंग टाइप का प्रोफाइल है, जहाँ पे प्रोग्रामिंग बहुत यूज नहीं होता, मोस्टली एक्सेल यूज होता है, एसक्यूएल यूज होता है, टैबलू थोड़ा बहुत यूज होता है। तो इस तरह की जॉब प्रोफाइल है ये, राइट। यू हैव टू डू एनालिसिस ऑफ डेटा, सपोज यू हैव कैंसर डेटा ऑफ इंडिया, तो यू आर फाइंडिंग कि कैंसर डेटा में क्या है, क्यों कैंसर किसी पर्टिकुलर स्टेट में जमा हो रहा है, इस तरह के डेटा की बात करता है वो, राइट। सपोज आपने एक डेटा निकाला, उसमें आपने फाइंड किया कि जस्ट सपोज आपने फाइंड किया कि एक डेटा निकाला और आपने ऐसे प्लॉट बनाया, ऐसे प्लॉट बनाया और इधर लिखा वाई एक्सिस पे लिखा नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट और यहाँ लिखा स्टेट्स। अब आपने लिखा यूपी, तो आपने एक ऐसे बार ग्राफ बनाया, फिर आपने लिखा बिहार, आपने थोड़ा बड़ा ग्राफ बना दिया, फिर लिखा एमपी, थोड़ा और छोटा बनाया, फिर आपने में भी लिखा राजस्थान और अपने और बड़ा ग्राफ बना दिया। सो ऐसे करके आपने 28 ग्राफ बनाए। सो अब जैसे मैं डेटा ही नहीं देखा, डेटा एक डेटाबेस पे है, मैं भी किसी भी डेटाबेस पे है, अब उस डेटा मैं डेटाबेस पे लॉग इन करूँ, वहाँ पे एनालाइज करूँ, उतना मेरे पास टाइम नहीं है, बिकॉज आई एम सीईओ ऑफ अ कंपनी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इतना काम करूंगा। ठीक है, राइट, आई नीड एनालिसिस ओनली। So you as a data analyst do the analysis on the data and you provide me this sheet. So just absorbing this sheet, I am able to find कि जो max number of cancer patient है वो राजस्थान में maximum है, right? So this is type of task general data analyst do. Then what is the task of business analyst? जिसको decision scientist भी बोलते हैं आजकल, business analyst. See, the task of business analyst is finding the reason behind why maximum number of cancer patient in राजस्थान, राइट। इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा हुआ है। डेटा एनालिस्ट ने तो प्लॉट बना के डेटा के एनालाइज करके दे दिया, अब हु विल प्रोवाइड यू द रीजन व्हाई दिस इज हैपनिंग। ओके, दिस इज कॉल्ड बिजनेस एनालिस्ट। बट नाउ डेज आप यू विल फाइंड सम कंपनीज जहाँ पे दोनों का प्रोफाइल प्लस कर देते हैं और एक ही आदमी कर रहा है वो दोनों काम, मे बी इज अ डेटा एनालिस्ट, मे बी इज बिजनेस एनालिस्ट, बट प्रॉपर जो एक्चुअल बात पता है वो ये बिजनेस एनालिस्ट का काम है कि पता करना व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, और डेटा एनालिस्ट का काम है ये करना। बट कंपनी ऐसा नहीं चाहिए कि आप डेटा एनालिस्ट हो तो आप इतना ही करोगे, बिजनेस एनालिस्ट आप इतना ही करोगे, वो कराएगी आपसे सब कुछ, राइट। नाउ इफ यू गो फॉर डेटा साइंटिस्ट प्रोफाइल, डेटा साइंटिस्ट को ये दोनों काम करना होगा, राइट। ये वाला भी काम करना पड़ सकता है, ये भी करना कर सकता है, प्लस अब उसको ये बताना होगा कि नेक्स्ट ईयर में जो अभी नया साल आने वाला है, नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर मतलब अभी अगले साल की भविष्यवाणी कर रहा है वो डेटा साइंटिस्ट, और बता रहा है कि अगले साल किस स्टेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंसर हो सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंसर किस स्टेट में पॉसिबल है, उस वो बस नहीं भविष्यवाणी करेगा वो, मतलब समझो एक चीज आगे बढ़ के बता रहा है। मे बी ही विल डू दिस टास्क आल्सो, ही विल डू द एनालिसिस, ही इज डूइंग द रीजन, देन आफ्टर ही इज आल्सो डूइंग दिस वन। सो ये तीनों काम करेगा, दैट इज कॉल्ड डेटा साइंटिस्ट, राइट। ये एक प्रोफाइल होती है। फोर्थ वन इज एमएल इंजीनियर। देखो एमएल इंजीनियर वाला जो काम है ना, वो एक्चुअली जो डेटा साइंटिस्ट कर रहा है ना,
ये भी काम किया, ये भी किया। तीसरा जो उसने काम किया, बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंसर किस स्टेट में अगले साल हो सकता है, उसके लिए वो मॉडल लगाएगा, और वो मॉडल जनरली एमएल इंजीनियर बनाते हैं। बेसिकली वो डेटा साइंटिस्ट ही बना रहा है, बट एमएल इंजीनियर में क्या फर्क है? एक्चुअली एमएल इंजीनियर जिस डेटा पे काम कर रहा है ना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटा होगा, तो उसके पास इतना बैंडविड्थ होगा नहीं कि ये सारा काम कर पाए। जैसे एमएल इंजीनियर आप जनरली देखोगे तो किसमें होते हैं, वो टेक्स्ट पे काम कर रहे हैं, ऑडियो पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास फिर इतना बैंडविड्थ नहीं है कि ये सारा काम करे। इसीलिए वो प्रोफाइल एक अलग बना दी जाती है एमएल इंजीनियर की, क्योंकि केवल मॉडलिंग पे काम कर रहा है, राइट। और एक्चुअली डीप लर्निंग इंजीनियर जो है वो सेम है एमएल इंजीनियर के बराबर। कहीं कहीं पे लिखा था डीप लर्निंग इंजीनियर, बट बोथ आर सेम, एक्चुअली दे आर बोथ आर डूइंग द सेम टास्क। बस वही है कि मॉडल्स और डेटा और सब कुछ जो है बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उसका जल्दी बैंडविड्थ बचती नहीं है, कोई सारा काम कर रहा है, बैंडविड्थ मतलब टाइम नहीं बचता, देयर इज ओनली फोकस ऑन द पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। जनरली इस तरह की प्रोफाइल अवेलेबल है डेटा इंडस्ट्री में। एक डिसीजन साइंटिस्ट वाली प्रोफाइल आती है, वो बेसिकली वही बिजनेस एनालिस्ट वाली प्रोफाइल है, राइट। अब इसमें क्या क्या यूज वाले टूल की बात करें, क्या क्या इन सारे प्रोफाइल, देखो चाहे आप किसी प्रोफाइल में हो, यूज तो सब कुछ होने वाले हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे यूज है पाइथन का, ठीक है। दूसरे नंबर पे यूज है एसक्यूएल का। एसक्यूएल का एक क्वेरी लैंग्वेज है, ठीक है, तो इसका भी बहुत यूज है वहां पे, एसक्यूएल का भी। दूसरा विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन आप किसी से भी कर सकते हैं, पावर बीआई है, टैबलू है, एक आपका स्ट्रीमलिट है, ये बहुत फेमस हो रहा है आजकल। तो आप यू कैन यूज एनी वन फॉर विजुअलाइजेशन, ठीक है। बट मैं अभी बोल रहा हूँ, बट इंडस्ट्री में तो आप जिस कंपनी में जाओगे वो जो यूज कर रहे हैं वो करना पड़ेगा। अगर वो पावर बीआई कर रहे हैं तो पावर बीआई करना पड़ेगा, टैबलू कर रहे हो तो टैबलू करना पड़ेगा, एस्टिमेट कर रहे हो तो एस्टिमेट करना पड़ेगा। बट इस बात का बिल्कुल मतलब नहीं कि आप सोचो कि मैं सब कुछ पढ़ के जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई कंपनी टैबलू यूज कर रही है और आपको पावर बीआई आता है तो भी वो रख लेगी, और आप फ्रेशर हो, तो मैं 10 साल एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसको पता है कि अगर आप पावर बीआई आपको आता है, आपको टैबलू सीखना भी बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। यू लर्न वेरी फास्ट दैट आल्सो। सो दिस इज बेसिकली द पार्ट, यस। अभी क्या हुआ है कि डेटा जैसे जैसे बहुत हाइपली मतलब बड़ा होता जा रहा है ना, अभी डेटा का अमाउंट काफी बड़ा हो गया है, जीबी में आ रहा है डेटा, राइट, जो भी डेटा स्टोरेज है। तो थोड़ा थोड़ा सा क्या है, एक पाइथन का टूल होता है पांडा, जिसको बोलते हैं, हम पढ़ेंगे उसको। पांडा में क्या है कि वो बिग डेटा को हैंडल नहीं कर पाता, ब्रेक होने लगता है, इसीलिए हमको क्या सीखना पड़ता है, दैट इज पाईस्पार्क। पाईस्पार्क को सीखते हैं बिग डेटा को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो पाइथन हो गया, विजयसन हो गया, पाईस्पार्क हो गया। पाईस्पार्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो देखो ये जो है ना, ये बिग डेटा केस में अगर आपका डेटा काफी बड़ा होगा तो यू नीड पाईस्पार्क। बट जिसको पांडा जाता है उसके लिए पाईस्पार्क सीखना बहुत बड़ी बात नहीं है, यू विल लर्न वेरी सून। तो बहुत ही कम समय में से सिखा सकता है अगर आपको पांडास पे कमांड है तो, ठीक है। सो देन एमएल मॉडल। एमएल मॉडल मीन्स लाइक मशीन लर्निंग मॉडल्स, ठीक है। एमएल मॉडल्स, एमएल मॉडल से कोई अंत नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, बहुत सारे मॉडल्स हैं। तो एक स्पेसिफिक मॉडल जो जनरली कवर करते हैं वो कवर करेंगे, लेकिन आप जैसे कहीं पे जाते हैं, सपोज आप एक पर्टिकुलर थिंग करने लगे, तो बेस आपको पता है तो आप तुरंत एक नया मॉडल ढूंढ सकते हैं गूगल पर के, कि यार इसका मॉडल पर रिजल्ट नहीं आ रहा, लेट्स ट्राई टू फाइंड अनदर मॉडल, एंड विल गिव 1 2 आवर ऑन गूगल टू फाइंड दैट, अगर आपको अच्छे से बेस क्लियर हो गया तो। देखिए वो पेपर होंगे, रिसर्च पेपर होंगे, और यू कैन इजिली फाइंड दैट, राइट। सो ये हो गया आपका डेटा के बारे में, डेटा के जॉब्स मतलब इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। और हाँ, अभी आजकल मतलब देखो, एक पाईस्पार्क की जगह पर लोग डीबी, एक है ना, क्या नाम है उसका, डक डीबी। सो लोग डक डीबी भी यूज करते हैं, ये भी बहुत अच्छा है डक डीबी। इवन पाईस्पार्क से बेटर है डक डीबी, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम नहीं यूज करते, जनरली एक सिस्टम यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। तो मैं जरा इसको डिलीट करता हूँ, और नाउ लेट्स स्टार्ट पाइथन। देखिए पाइथन के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू इंस्टॉल पाइथन और एनीथिंग। आपको कुछ भी इंस्टॉल वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाउ कैन वी डू द पाइथन, लेट्स सी दिस। आप लोग गूगल पे जाइए, क्रोम पे जाइए, और यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए गूगल कोलैब। गूगल कोलैब, COLAB। देखो ये गूगल कोलैब जो है, ये गूगल प्रोवाइड करता है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप क्लाउड की मशीन यूज करोगे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, जस्ट क्लिक गूगल क्लाउड, यहाँ पे कोलैब लिखिए। देखिए यहाँ पर आ गया गूगल, वेलकम टू कोलैबोरेटिव गूगल रिसर्च, जस्ट क्लिक ऑन दिस।
कुछ ऐसा बन के आ रहा होगा, ठीक है। ये फाइल आपको नहीं दिख रही होगी क्योंकि आपके पास ये फाइल नहीं होगी, बट ऐसा कुछ दिख रहा होगा आपको, राइट। यहाँ पर देखिए न्यू नोटबुक का ऑप्शन है, आप इसको गिटहब से कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, अपने गूगल ड्राइव से ले सकते हैं। बट मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं इस पर न्यू नोटबुक पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे आप न्यू नोटबुक से क्लिक करेंगे, एक नोटबुक खुलेगा पाइथन के लिए, जिस पर आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जस्ट ये आ रहा है अभी, देखिए ये खुल गया। अब आपको कुछ करने नहीं है, जैसे मैं यहाँ पर नाम बदलता हूँ, मैं लेता हूँ पाइथन फर्स्ट क्लास, पाइथन सॉरी फर्स्ट क्लास। तो क्या वो पाइथन फर्स्ट क्लास नाम से एक फाइल बन जाएगी, राइट। यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इसको आप कनेक्ट कर दो, मैं भी करो, यही रन करो, कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये हो गया, अब हमारा पाइथन एनवायरनमेंट रेडी हो गया है, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपका काम हो गया। यहाँ पे आप पाइथन की कोडिंग कर सकते हैं, यहाँ पे एनवायरनमेंट रेडी हो गया, ठीक है। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। सबको क्या क्लियर है ये बात, ये वाली बात, हाउ कैन वी ओपन कोलैब एंड ऑल? हाँ ठीक है, दिव्या क्लियर है क्या आपको? यस सर। ठीक है। सो अगर किसी को क्लियर नहीं तो पूछ सकता है, बट एकदम बहुत आसान है, ठीक है। अब यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं पाइथन का, तो कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट है नहीं ना, नीड कुछ भी ना, इंस्टॉल कुछ भी नहीं। नाउ सी हाउ कैन वी डू द पाइथन प्रोग्रामिंग वर्क कैसे करता है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एक कमांड है पाइथन में, उसी शुरुआत करते हैं, एंड देन विल गो डिटेल पाइथन में कैसे स्टोर होता है डेटा सब कुछ। बट एक सिंपल पहले कमांड देखते हैं। देखो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, उसमें एक कमांड होता है कि मैं कोई चीज शो कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो शो कैसे कराऊंगा, जैसे हर लैंग्वेज का अपना कमांड होता है। जैसे सी में जाओगे तो प्रिंटफ होता है, तो हमें सी पढ़ते हैं, हम पाइथन पढ़ रहे हैं, पाइथन की बात करेंगे। तो पाइथन में एक पाइथन के अंदर एक कमांड है, उसको बोलते हैं प्रिंट, PRINT, प्रिंट ब्रैकेट। अब इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ प्रिंट इंडिया, तो क्या प्रिंट होगा, इंडिया प्रिंट हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए इंडिया प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर मेरा मन में प्रिंट दिल्ली, तो दिल्ली प्रिंट हो गया। तो प्रिंट एक कमांड है जिसको यूज करते हैं कोई भी चीज शो करने के लिए। बट ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसको बताना नहीं चाहिए पहले, बट इसलिए बताता हूँ कि मैं अभी इसको यूज करूंगा बार बार। जैसे मैंने पहले बताया, पहले कमांड नहीं बताना चाहिए मुझे, बट बता इसलिए रहा हूँ कि मुझे बार बार इसको यूज करना है, ठीक है। जस्ट सी दिस, आई एम एबल टू राइट एवरीथिंग, ठीक है। तो प्रिंट एक कमांड है, ठीक है, वेरी सिंपल। अच्छा मैं ये फाइल आप लोग को शेयर करूंगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जस्ट यू विल क्लिक ऑन द लिंक एंड दिस फाइल विल बी ओपन, ओके। आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ये प्रिंट कमांड होगा, और बाकी अभी कमांड देखेंगे, अभी कुछ और चीज देखेंगे, ठीक है। बस प्रिंट कमांड आपको देखना था अभी फिलहाल के लिए। सी, जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, राइट, हिंदी एक लैंग्वेज है। जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो इंग्लिश तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, ABC से करते हैं। हिंदी में करते हैं क ख ग से करते हैं, ऐसे करते हैं, राइट। वैसे ही कोई भी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए उसकी स्टार्ट जो करते हैं वो वेरिएबल से करते हैं, ठीक है। तो पाइथन की भी स्टार्ट हम वेरिएबल से करेंगे। देखो पाइथन बहुत मजेदार है, बताता हूँ कैसे। जैसे मैंने अगर पाइथन में लिखा वेरिएबल x इज इक्वल टू 10, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने x को 10 असाइन कर दिया, राइट। अगर मैं अब प्रिंट करूंगा x, अच्छा यहाँ पे पोर्ट्रेट नहीं देना है, पोर्ट्रेट का मतलब होता है जो लिखा है वही लिखा, केवल प्रिंट x, तो वो क्या करेगा, वो x की वैल्यू रिटर्न करेगा, दैट इज 10। बट अगर आप कोई और लैंग्वेज सी यूज कर रहे होते, C++ यूज कर रहे होते, जावा यूज कर रहे होते, तो आप डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है।
आपको पहले इस वेरिएबल जो x है उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। जो ये वेरिएबल x है ना, इसको इनिशियलाइज करके बताना पड़ेगा कि इंटीजर है। क्यों? क्योंकि 10 एक इंटीजर है। तो थोड़ा इधर देख लेते हैं। देखो, कोई भी नंबर जो है ना उसको इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर पॉइंट आ गया, इसलिए 6.8 या 12.9, इसको फ्लोट बोलते हैं, ठीक है। और कहीं पे लिखा है जैसे इंडिया लिखा हुआ है ऐसे ब्रैक, इसमें डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, या फिर नेपाल लिखा हुआ है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। आपको बस तीन ही ध्यान रखना है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, डबल और कुछ नहीं, बस ये तीन चीज ध्यान रखिए, स्ट्रिंग, इंटीजर एंड फ्लोट, ठीक है। इंटीजर मतलब 1 2 3, फ्लोट मतलब 2.4 या 2.4 ऐसे करके, और स्ट्रिंग मतलब ऐसे कोई नाम लिखा है इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है। डबल या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में दोनों चलेगा। आई समझ में बात? तो देखो कितना आसान हो गया। अगर ये जावा होता तो पहले आपको लिखना पड़ता कि इंटीजर होने वाला है, सी होता तो पहले लिखना पड़ता इंटीजर होना, तब उसका वैल्यू असाइन करते। यहाँ पे कोई टेंशन ही नहीं है, सीधे लिखा x इज इक्वल टू 10, और 10 जो है x जो है 10 के साथ आ गया। मैं एक्स में आपको दिखा भी देता हूँ चीज करके। देखिए मैं लिखा x इज इक्वल टू 10। अब मैं करता हूँ प्रिंट x। देखिए 10 आ गया यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ x इज इक्वल टू इंडिया, सेम ही x को, और प्रिंट x। देखिए एक बार 10 देगा, एक बार इंडिया देगा। पहले यहाँ से चलना शुरू होगा, 10 आया, फिर प्रिंट किया, शो कर दिया उस वैल्यू को, फिर आपने कहा इंडिया, यहाँ पे आया, फिर प्रिंट कर दिया उस वैल्यू को, इंडिया आ गया। इस कहने का मतलब ये हुआ कि हमको पाइथन में एकदम आजादी है, जिस वेरिएबल को जो चाहे वो दे दें, हमें सोचने की जरूरत नहीं है। आप जिसको सी प्लस प्लस जावा का आइडिया है वो सोच सकता है कितना आसान हो गया काम, लेकिन जिसको नहीं पता उसको लगेगा कि इसमें क्या ही अंतर पड़ेगा। लेकिन बहुत अंतर है, जिसको थोड़ा बहुत आइडिया उसको आइडिया लग चुका होगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान हो गई पाइथन लैंग्वेज, इसी वजह इसकी वजह से काफी आसान हो गई लैंग्वेज। कभी हमें इस बात का टेंशन ही नहीं करना है कि कौन सा वेरिएबल किस टाइप का है, ठीक है। बट सपोज यू वांट टू चेक टाइप, कि टाइप क्या है। देखिए मैं टाइप कैसे चेक करता हूं, मतलब वही क्या है एक्चुअली। तो मैं लिखता हूं प्रिंट टाइप एक्स। टाइप का मतलब कि वो चेक कर रहे हैं हम लोग कि इंटीजर है कि फ्लोट है कि क्या है। और मैं इसको कॉपी करके यहाँ भी डाल देता हूँ, इसके नीचे भी। देखिए यहाँ पे x बराबर 10 आया, प्रिंट एक्स किया, 10 प्रिंट किया, फिर आपने लिखा प्रिंट टाइप ऑफ एक्स। टाइप क्या दे लिया, इंटीजर दिया, क्योंकि ये एक्स इंटीजर है। बट आपने फिर एक्स इक्वल टू इंडिया कर दिया, प्रिंट किया इंडिया, इंडिया आया, टाइप चेक किया, स्ट्रिंग बता रहा है, कह रहा है स्ट्रिंग है। लेकिन अगर मैं सेम फिर से कॉपी कर रहा हूँ इसको और इसके नीचे डाल देता हूँ, मैं लेता हूँ 10.23। अब देखिए 10.23, बट इसका टाइप क्या हो चुका है, फ्लोट हो गया। इसमें किसी को दिक्कत है प्लीज आस्क। उमंग ठीक है क्या? जैसे प्रिंट एक्स किया उसके बाद एंटर किया तो फिर मेरा नहीं आ रहा है वैसा। इंटर नहीं कर रहा हूँ मैं, रन करने के लिए देखो ये है ना, इधर इधर इस पे क्लिक कर दो, रन हो जाएगा। इंटर अगर आपको इसमें इंटर करना है तो आपको शिफ्ट प्लस इंटर एक साथ। रन करने के लिए शॉर्टकट होता है शिफ्ट प्लस इंटर, एक साथ शिफ्ट और इंटर दबाइए, और नहीं तो इसको दबा दीजिए, रन हो जाएगा। करिए उमंग अब वापस से आप। हाँ चलिए बताए। चलो हो गया। दिव्या ठीक है? Yes, sir, clear है। ठीक है। तो बहुत आसान हो गया, राइट, वेरी वेरी इजी एक्चुअली, बहुत आसान है, कुछ करने की इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, वेरी सिंपल। अब देखिए नाउ लेट्स सी मेमोरी मैपिंग। मेमोरी मैपिंग, मेमोरी मैपिंग का मतलब जो है कैसे मेमोरी एक्चुअली में वर्क कर रही है। जिसे आपने लिखा x इज इक्वल टू 10, बेसिकली हुआ क्या, बस सोचिए ये हीप मेमोरी है, आप ज़्यादा उसके टेंशन मत लीजिए, बस मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ आपको। उस थिंग की हीप मेमोरी है।
तो आपने लिखा x इजिकल टू 10, तो बेसिकली क्या होगा, 10 कहीं भी स्टोर हो जाएगा। 10 कहीं भी, देखो x स्टोर नहीं होता है, 10 स्टोर होता है, ये याद रखिए, बहुत जरूरी इस बात को। और x क्या है, इसी को पिंग कर रहा है, ठीक है। और इसका एक लोकेशन है, इसका लोकेशन अभी 3249 है, ठीक है। अगर मैं इसको करूंगा प्रिंट x, तो ये जाता है x के पास, देखता है x किसको पिंग कर रहा है, 10 को, तो ये 10 रिटर्न कर देगा। बट अगर आपने लिखा प्रिंट आईडी ऑफ x, अभी क्या होगा, आपने कहा प्रिंट आईडी ऑफ x, फिर से ये जाएगा यहाँ पे, और देखेगा इसका एड्रेस क्या है, एड्रेस ये है, तो इसका एड्रेस दे देगा। मतलब कि हमको ये पता करना है कहाँ लोकेटेड है, तो हमको लिखना पड़ेगा आईडी, आइडेंटिकल नंबर, आईडी ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल, सो विल गेट दिस। और केवल प्रिंट एक्स लिखेंगे तो वो वैल्यू शो होगा। किसी को दिक्कत परेशानी? अब देखिए गेम कैसे बदलेगा। वापस से मान लीजिए हमारे पास एक मेमोरी है, यहाँ पे लिखा है x इजिकल टू 10, जैसे कि 10 कहीं रेंडमली स्टोर हो गया, x इसको पिंग कर रहा है। अभी आप लिखा x इजिकल टू 22, अब ऐसा नहीं होगा कि 10 रिमूव होकर 22 यही हो जाएगा। 10 एक बार सेव हो गया तो वहीं पड़ा रहेगा, 22 अब कहीं और स्टोर होगा, और x यहाँ से चला आएगा और यहाँ स्टोर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे अब पिंग करने लगेगा। मान लीजिए आप लिख दिया x इजिकल टू 100, तो अब x कहीं और जाएगा, 100 यहाँ आ गया और x धीरे से यहाँ चला आएगा। आई बात समझ में नहीं आई? लेकिन अगर आप किसी ने y इजिकल टू 10 लिख दिया यहाँ पे नया वेरिएबल, तो उससे देखा कि 10 ऑलरेडी स्टोर्ड है, यहाँ पे 10 ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो y अब इसी को पिंग करेगा, कहीं और 10 स्टोर नहीं होगा। आई बात समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत परेशानी प्लीज आज देख लीजिए, मैं करके दिखा देता हूँ। सेम लोकेशन पे y के लिए भी स्टोर करेगा, राइट, मैं भी दिखा देता हूँ करके। x इजिकल टू 10 प्रिंट आईडी ऑफ x, राइट, और प्रिंट x भी कर देता हूँ ना, वो भी। फिर मैंने क्या किया कि x की वैल्यू बदल दी और मैंने x की वैल्यू 20 कर दी, और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे नीचे फिर से आइए, अब मैंने क्या किया, इसको y बदल दिया और y को 10 रखा। अगर हमने ऐसा करा है तो बेसिकली ये होना चाहिए था कि ये वाला और ये वाला सेम होना चाहिए, ठीक है। रन करके देखिए। तीसरा देखिए, अपने एक प्रिंट डाल देता हूँ मैं ऐसे स्पेस के लिए, बस प्रिंट करता हूँ, कुछ भी इसके अंदर प्रिंट नहीं करता हूँ, स्पेस आ जाएगा एक बीच में। देखो यहाँ पे 10 था, इसका एड्रेस ये था, फिर x आपने 20 कर दिया, 20 का देखो एड्रेस बदल गया, इन्होंने फिर y इक्वल टू 10 लिखा, इसका एड्रेस और इसका एड्रेस सेम रहा। ठीक बात है? दिव्या क्लियर है? इट मीन हम अगर प्रिंट x भी कर रहे हैं तब भी उसे 10 देना है क्योंकि हमने असाइन किया है, और अगर प्रिंट y भी करते हैं तब भी उसे 10 देना है क्योंकि उसको भी हमने असाइन 10 ही करा है। हाँ, तो एक्चुअली 10 असाइन किया है, इसीलिए इस वाले का लोकेशन और इस वाले का लोकेशन सेम है, ठीक है। अगर जेड भी देते तो भी फर्क नहीं पड़ता, उसका भी एड्रेस सेम आएगा। कहने का मतलब ये कि एक बार जो ऑलरेडी सेव है वो नया क्रिएट नहीं होगा। और आपने लिख दिया यहाँ पे, लिखते आप यहाँ पे वापस जेड इज इक्वल टू 10, तो जेड भी इसी को पिंग कर रहा होता क्योंकि ऑलरेडी 10 स्टोर है। तो जब कोई चीज़ एक बार स्टोर हो गई वो वहीं पड़ी रहेगी, अब वो बदलेगी नहीं।
मतलब वो डिलीट नहीं होगी, रिस्पेक्टिवली उसके अगेंस्ट में रिकॉल होगी जो हम प्रिंट करेंगे, लाइक एक्स जो टू वाई हम जेड। जो भी उसको एक्चुअली पिंग कर रहा होगा। ओके, जैसे आप एक्स इसको पिंग नहीं कर रहा है इस समय, क्योंकि एक्स की वैल्यू आपने 100 कर चुके हैं, तो एक्स यहाँ चला आया हुआ है, एक्स यहाँ है ही नहीं। उमंग ठीक है, जी सर। दिव्या यस सर, ठीक है। जैसे मैं लिखा x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू 5। अच्छा, अगर मैं ये लिखता हूं कि मतलब id ऑफ x इज इक्वल टू id ऑफ m, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है या फॉल्स है? इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू है सर। ट्रू है, ओके। दिव्या ट्रू है सर, आई थिंक। ट्रू है। आप ध्यान से देखिए, आप लिखा x इज इक्वल टू 5, ठीक है, उसके बाद आपने लिखा y इज इक्वल टू 3, फिर आपने लिखा x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इस अब इसको जरा विजुलाइज करके देख लो। क्या लिखा आपने शुरू में? x इज इक्वल टू 5, तो x पिन कर रहा था, आपने लिखा y इज इक्वल टू 3, 3 कहीं पे स्टोर हो गया, y इसको पिन कर रहा है, फिर आपने लिखा x इज इक्वल टू 3, मतलब x यहाँ से हट गया, अब x इसको पिन कर रहा होगा, 3 को ऑलरेडी स्टोर था, फिर आपने लिखा z इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 4 मतलब 4 कहीं और स्टोर होगा, z इसको पिन कर रहा हूँ, आपने कहा m इज इक्वल टू 5, मतलब m यहाँ आ गया। मैंने लिखा था क्वेश्चन, क्या id m बराबर होगा id x का? बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। राइट, फॉल्स है ना। आप दिव्या और उमंग आप कैसे बोल रहे हो ट्रू? ये बदल गया ना, x यहाँ नहीं रहा ना, अब तो यहाँ चला आया ना, इस पे चला आया ना x। कर लिया उसने, यस सर। उमंग क्लियर है? हाँ सर हाँ। ठीक है ना, देख लीजिए एक बार, मतलब इसको दिक्कत तो स्टिल यू कैन आस्क, बट इट्स वेरी सिंपल, राइट। So this is called memory mapping, and I believe you guys are okay with this. But still, anyone has any doubt, just let me know. ठीक है। सो पहला हमारा टॉपिक रहा मेमोरी मैपिंग, और एक क्लियर हो गया, किसी को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इफ एनीवन जस्ट लेट मी नो। सेकेंड टॉपिक, लेट्स सी वेरिएबल। देखो वेरिएबल बहुत आसान है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो लिख सकते हो x इज इक्वल टू 10, इसका मतलब हो जाएगा इंटीजर। आप चाहो तो लिख सकते हो 5.4, इसका मतलब हो जाएगा फ्लोट। और अगर आप चाहो तो लिख सकते हैं स्ट्रिंग। बस यही बताना चाहता है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आप चाहो तो डबल इनोटेड कमा में लिखो, और चाहे तो सिंगल इनोटेड कमा में लिखो, दोनों बात एक ही है, उसको स्ट्रिंग ही माना जाएगा। लेट मी शो यू। जैसे मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ x is equal to India, that is also okay, और मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ x is equal to India, और उसको भी चाहूँ तो मैं लिखता हूँ इंटेक्स, बोथ विल वर्क और सेम, दोनों स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे तो डबल में लिखिए या फिर सिंगल में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये रहेगा अपना सेकेंड टॉपिक।
फर्स्ट विल बी मेमोरी मैपिंग एंड सेकेंड विल बी वेरिएबल। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं कहीं भी, नहीं। नाउ लेट्स थर्ड नंबर पे छोटे छोटे जो ऑपरेशन होते हैं वो करके देखते हैं। छोटे छोटे जो ऑपरेशन होते हैं, जैसे पहला है प्लस, तो आपने देखा 5 + 10, तो सिंपल आपको ऐसे लिखना ऐड हो जाएगा। और आपको सब्ट्रैक्शन लिखना है, आपने देखा 10 - 5 सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। मल्टीप्लाई के लिए 5 मल्टीप्लाई का चिन्ह स्टार होता है, 10 हो जाएगा। देखो डिवाइड में अंतर है, डिवाइड ऐसे होता है, अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करूंगा 3 × 3 = 9, ये 1 आएगा। इसको बोलते हैं कोशेंट और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो अगर आपको कोशेंट चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा 10 डबल, ये देखो $3, और रिमाइंडर चाहिए तो परसेंटेज का साइन लगाओगे तो रिमाइंडर आएगा। मैं दिखाता हूँ करके, देखिए देखिए। अगर मुझे सम करना है जस्ट राइट प्रिंट 3 + 2, 2 + 3, देखो सम हो गया। मल्टीप्लाई करना है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई में भी 4। अगर मुझे माइनस करना है तो राइट प्रिंट 7 - का 4। लेकिन अगर मुझे रिमाइंडर क्वोशेंट चाहिए तो मैं लिखूंगा 7 और देखो डबल लिख रहा हूँ, $3। और मुझे अगर रिमाइंडर चाहिए तो मैं लिखूंगा प्रिंट 7% 3। देखो 2 3 5 आ गया, 28 हो गया, 7 - 4 3 आ गया। 2 बार कर दिए तो क्वोशेंट आ गया, देखो 3 दूना 6 2 आएगा क्वोशेंट में, और रिमाइंडर जो है 1 आ गया। ठीक है, तो ये स्मॉल ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए, कैसे एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ये सब सारा काम कर सकते हैं। इतना में किसी को दिक्कत है बताएं, एनीवन एनी डाउट? नहीं। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट क्लास। ठीक है, यहीं पे रोकते हैं इसको, कल से प्रॉपर क्लास करेंगे। ठीक है, क्योंकि पहली बार होते तो बहुत लोग अभी अब कोलैब खोलेंगे आज जा करके, तो एक बार देखना कोलैब खोल के और ये सब करके, दिक्कत आए तो कल यू कैन आस्क अगेन। ठीक है, क्योंकि अगर एक बार आगे निकल जाएंगे तो फिर आप फंस जाओगे। तो एक बार ये सारा करने की खुद से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग एंड ये दोनों आपके उसमें